एक गांव में सास और बहू रहा करती थी। सास का नाम था शारदा और बहू का नाम था अनामिका। एक दिन सास और बहू कहती है, अरे बहू रानी, तुम्हारा पति मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है वो मैं नहीं जानती, पर क्यों पूछ रही है? आज मैंने एक बात सोचा है, अपने बेटे के सर पे एक प्लेट से नींबू गिराऊंगी। यही मेरा टारगेट है। ओहो, फिर तो सासू माँ, मैं आज एक प्लेट से एक बादाम आपके बेटे के सर पे गिराऊंगी। अगर ऐसा कर देती हो, फिर घर का सारा काम काज, खाना पकाना आप करेंगी सासू माँ? नहीं, मैं अपने बेटे से करवाऊंगी। और अगर तुम हार गई, फिर तुम्हें ये सब काम अपने ससुर जी से करवाना है। ठीक है सासू माँ, फिर तो एक प्लेट में बादाम लेकर आपके बेटे के सर पे एक बादाम मुझे गिराना ही होगा। तभी वहाँ ससुर जी प्रसाद आते हैं। अरे बहू, हीरो और विलेन की लड़ाई में कॉमेडियन की मौत होती है, मुझे क्यों खींच रही हो? अरे पिताजी, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं? आप ही आज जीतेंगे। पिताजी, यू डोंट वरी, अनामिका कहती है। तभी वहाँ पे बेटा रमेश भी आता है। अरे बेटा, तुम आ गए, वहीं पे खड़े रहो। क्यों माँ, आज तुम फिर मेरे ऊपर क्या प्रयोग करने वाली हो? हर दिन तुम कुछ ना कुछ करके मेरी जान ले लेती हो। आज तुम ये एक्सपेरिमेंट जाके पिताजी के ऊपर करो ना। क्यों रे, मैं पहले से ही बुजुर्ग इंसान हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे परेशान मत करो। ये कहकर प्रसाद वहाँ से निकल लेते हैं। अजी, मेरी बात सुनिए, आज हमने एक दूसरे से शर्त लगाई है। इस तरह अनामिका सासू माँ के साथ जो शर्त लगाई थी उसके बारे में बताती है। ये सुनकर रमेश बहुत ज्यादा डर जाता है। माँ, आप लोग इस तरह से जोखिम उठाएंगी और मुझ पे प्रयोग करेंगी? ऐसा कह के रमेश वहाँ से भागने वाला था। अनामिका एक हाथ और शारदा दूसरा हाथ पकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसे वहीं पे खड़ा रखती है। फिर उसके सर पे एक नींबू रख दिया और अनामिका कहने लगी, सासू माँ, मैं आपको सिर्फ 3 मौका ही दूंगी। आपके पास 3 प्लेट है, उनसे आपको नींबू को सर से नीचे गिराना है। और उन 3 मौके में अगर आप नींबू को नहीं गिरा पाती है तो आप हार जाएंगी। फिर मेरी बारी आएगी, मैं नींबू हटा के वहाँ बादाम रख दूंगी और जैसे आपको 3 मौका दिया वैसे मुझे भी 3 मौका मिलेगा। 3 बार प्लेट से मैं उस बादाम को गिराऊंगी और अगर नहीं गिरा पाई तो फिर मैं भी हार जाऊंगी। फिर जैसा सौदा हुआ, ससुर जी से मैं पूरा घर का काम करवाऊंगी। इस तरह से पूरी बात अनामिका ने समझा कर कहा। फिर दोनों महिलाओं ने अपनी कोशिश शुरू कर दी। पहले शारदा ने, उसका फोकस ठीक ना होने के कारण प्लेट जाके सीधा रमेश के घुटने पे लगा। माँ, मर गया। तुम लोग ठीक से मुझे जीने भी नहीं देते। मुझे छोड़ दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। अरे, अभी भी 2 प्लेट बाकी है, थोड़ा धैर्य रखो। चोट भी लगती है तो थोड़ा बर्दाश्त करो। शारदा कहती है। रमेश की परिस्थिति देखकर अनामिका हंसने लगती है। ठीक है, करो माँ। उसके बाद शारदा ने एक और थाली फेंकी जो जाके सीधा रमेश के चेहरे पे लगा। रमेश जोर से चिल्ला उठा माँ कहकर। ये देखकर अनामिका हंस पड़ी। अरे, ध्यान भटक गया था, बुरा मत मानना बेटा। क्या माँ, तुम मुझे मार दोगे क्या? मुझे नहीं खेलना, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ माँ। फिर शारदा उसे समझाती है और कहती है कि एक और निशाना बाकी है। ये सुनकर रमेश रुक जाता है वहीं पे। इस बार शारदा ने अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित किया और थाली को फेंका ताकि वो जाके सीधा नींबू से टकराए। नींबू थाली से टकराया पर नीचे गिरा नहीं। अरे बहू, इससे ज्यादा अब नहीं हो पाएगा, मुझे छोड़ दो। योजना के अनुसार सारा काम अब मेरा बेटा ही करेगा। ये कहाँ का न्याय है माँ? तुम दोनों शर्त लगाती हो और मुझे बीच में घुसा लेती हो। मैं नहीं काम करूँगा। सासू माँ, अगर ये कोई काम नहीं करेंगे तो सारा काम आपको करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं नहीं काम कर सकती, मेरी बात सुनो। ये काम तुम कर दो बेटा। इस तरह से उसने अनुरोध किया। रमेश भी उनकी बातों पर तैयार हो गया। अजी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल तो अभी बाकी है। इतना कहकर अनामिका ने रमेश के सर पे एक बादाम रख दिया। अब ये क्या है? मैंने इस बारे में बताया तो था, भूल गए क्या? इस तरह कहकर वो 3 प्लेट लेती है और थोड़े दूर पर जाकर खड़ी हो जाती है। प्लेट फेंकने लगती है। पहला प्लेट उसके हाथ में लगता है। दूसरा प्रयास करूंगी, इस बार बादाम पे प्लेट जाके जरूर लगेगा।
ऐसा कहकर अनामिका दूसरा प्रयास की। प्लेट जाके सीधा रमेश के पेट में लगा। ये क्या, मार दोगी मुझे? संवेदनशील जगह पे कोई मारता है क्या? ठीक है जी। ऐसा कहकर अनामिका तीसरा प्लेट भी फेंकती है। वो तीसरे प्रयास में भी विफल रहती है। बहू, तुम भी हार गई। अब शर्त के मुताबिक सारा काम मुझे पिताजी से करवाना पड़ेगा, अनामिका कहती है। तभी वहाँ प्रसाद आके कहने लगते हैं। बहू, तुमने कहा भरोसा करने के लिए। तुम पे भरोसा करके क्या अच्छा हुआ, अब मुझे सारा काम करना होगा। ऐसा कहकर प्रसाद ने मुंह फुला लिया। पिताजी, आपको सारा काम करने की जरूरत नहीं, आपका बेटा आपको साथ देगा, आप दोनों एक साथ कीजिए। ऐसा कहकर सास बहू दोनों जाके हॉल में बैठ जाते हैं। उधर पिता और बेटा काम कर रहे थे। आपने सास बहू की हाव भाव देखी? वो हमसे कैसे भी करके काम करवा ही लेती है, और देखिए हमारी फूटी किस्मत। ऐसा कहकर वो दोनों मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। वो दिन निकल गया। अगले दिन सुबह सुबह सास बहू शारदा और अनामिका हॉल में सोफे पे बैठी थी। सासू माँ, कल सारा काम पिताजी और आपके बेटे ने किया है। आज काम करने के लिए मुझे बड़ा आलस आ रहा है। आज अगर आप कुछ करेंगी तो हमें काम से छुटकारा मिल जाएगा। रोज अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हम पे शक करेंगे। आज हमें काम करना होगा, अगर मौका मिले तो कल कुछ करेंगे। इस तरह सास बहू ने सोचा। फिर क्या करना था, जाके वो दोनों घर का सारा कामकाज करने लगी। रामपुर नाम का एक गांव था, जहाँ पे भूपति नाम के एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनकी एक बेटी थी, नाम था अनामिका। बहुत ही खूबसूरत और लाड़ प्यार से पली बड़ी। अब क्योंकि बेटी 25 साल की हो चुकी थी, तो पिता भूपति बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। पर शादी के नाम से उसे बहुत चिंता होने लगी। तभी उसकी पत्नी वसुंधरा गर्मा गर्म चाय लेके उसके पास आती है। बिल्कुल सही वक्त में चाय लाके बहुत अच्छा काम किया वसुंधरा। चाहे कितनी दवाइयाँ ले लो, पर ऐसे वक्त में कुछ काम नहीं करता। आपके सर दर्द के लिए चाहे कितनी दवाइयाँ दे दो, कितना चाय पिला लो, पर आपका सर दर्द तभी ठीक होगा जब आपको एक अच्छा घर जमाई मिल जाएगा। सही कहा वसुंधरा, पर कोई हमारे घर पे आके रहने को तैयार ही नहीं हो रहा। अरे बेटी के साथ साथ इतनी संपत्ति दे रहा हूँ, अच्छे से यहाँ पे रहो, पर ये बात तो किसी के दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, कोई समझने को तैयार नहीं। देखिए जी, एक लड़की के लिए मायके से ससुराल जाना जरूरी है। ससुराल जाने से लड़की का सम्मान होता है और माता पिता का भी। आप समझते क्यों नहीं? फिर तो आपकी बेटी की कभी शादी नहीं होगी। ऐसा कह के वसुंधरा चाय का कप लेके वहाँ से चली जाती है। फिर भूपति सोच में पड़ जाते हैं। बेचारे, पर उन्हें तो ये पता ही नहीं था अनामिका को रमेश नाम के एक लड़के से प्यार था, जो कि 30 साल का था और गांव में टीचर के तौर पे काम करने आया था। ये बात रमेश को भी पता था, पर उससे दूरियां बनाए रखता था अमीरी की वजह से। एक दिन अनामिका रमेश की परीक्षा लेना चाह रही थी, देखने के लिए कि रमेश उससे प्यार करता है भी कि नहीं। वो जाके रमेश से नदी किनारे मिलती है और रोते रोते रमेश से सवाल करती है। पसंद करता हूँ अनामिका, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब हम कॉलेज में थे तब से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही तो इस गांव में टीचर के तौर पे काम करता हूँ। मैं बहुत पसंद करता हूँ। रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत खुश हो जाती है। फिर रमेश कहने लगता है, मुझे बस इसी बात का डर है कि तुम्हारे पिताजी मेरे और मेरे माँ बाप की जान ना ले ले। मैं बहुत गरीब हूँ अनामिका, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा। इसीलिए तो मैं इस गांव में नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर के गांव में रहता हूँ। इसलिए कह दिया अनामिका कि आगे भी मैं तुम्हें कभी ये बात कह नहीं पाऊंगा। वैसे भी मेरा तबादला हो गया इस गांव से, 2 दिनों में मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह के रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका रोते रोते परेशान होके घर लौटती है। हॉल में भूपति बैठे थे। बेटी को रोते देख वो परेशान हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। क्या हो गया? मेरी बच्ची के आँख में आंसू। बताओ बेटा, क्यों रो रही हो? उनकी बातें सुन के अनामिका रोना बंद करती है। पिताजी, मैं आपकी जान हूँ ना, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। पर मेरी जान रमेश है पिताजी, उसे मत मारिए, उसकी जान मत लीजिए। उसके माता पिता को समझा के हम दोनों की अच्छे से शादी करा दीजिए। अरे बेटा, इतनी सी बात के लिए तुमने अपना मुंह लाल कर लिया। बताओ, रमेश के बारे में सब बताओ। अनामिका फिर एक एक बात खुल के बताती है।
उसके बाद देर न करते हुए अनामिका और वसुंधरा को गाड़ी में बैठा के सीधा रमेश के घर को जाते हैं। वहाँ रमेश के घर में सारी बातें होती है। फिर भूपति उन्हें अपने घर ले आते हैं। अनामिका रमेश की शादी हो जाती है। रमेश टीचर की नौकरी छोड़ के उनकी जायदाद का देखभाल करने लगता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब वो भी अमीर हो चुके थे, इसीलिए रमेश के माता पिता शारदा और प्रसाद की लालच और बढ़ने लगी। भूपति की संपत्ति के लिए वो अपने बेटे को कानूनी वारिस बनाना चाहते थे। जब अनामिका और रमेश घर पे नहीं थे, वो भूपति और वसुंधरा के खाने में जहर मिला के उन दोनों को मार देते हैं। रमेश और अनामिका को पता चला, अब उनके हाथ कुछ करने लायक भी नहीं था। एक दिन रमेश भूपति के संपत्ति के कागजात को पढ़ रहा था, जिसमें अनामिका का नाम लिखा हुआ था। प्रिय दामाद जी, जब मैं और मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो पूरा संपत्ति अनामिका का हो जाएगा। उसके सहमति के बिना किसी को मालिकाना अधिकार नहीं मिल सकता। अनामिका जो कहेगी सभी को वही करना पड़ेगा। सभी को उसके रास्ते पे ही चलना होगा। इस दलील को पढ़ के अनामिका रमेश बहुत खुश होते हैं, पर शारदा और प्रसाद को जलन हो रही थी। वो कैसे भी अनामिका की जान लेके अपने बेटे रमेश को करोड़पति बनाना चाहते थे। एक दिन अनामिका अपने माँ पिताजी की तस्वीर के सामने आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। तभी सासू माँ शारदा अनामिका की साड़ी में आग लगा देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका को एहसास होता है कि उसकी साड़ी जल रही है, तो वो चिल्लाने लगती है, आग आग। चिल्लाने की आवाज सुन के रमेश आके उस पे पानी डालता है और उसकी जान बचाता है। बाद में वो सीसीटीवी में देखता है कि आखिर में ये काम किसने किया। अपने माँ पिताजी को ऐसा करते देख उसे बहुत बुरा लगता है। वो जाके सवाल करता है। अनामिका की जान को किसी भी वक्त खतरा हो सकता था। ये सोच के वो शारदा और प्रसाद के नाम पे पूरी संपत्ति लिख देते हैं और खाली हाथ घर से निकल जाते हैं। गांव के अंत में भूपति ने एक घर बनाया था लोगों को आश्रय देने के लिए। वहां जाके वो दोनों रहने लगते हैं। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। घर का एक तरफ छत टूटा हुआ था। वहाँ उन्हें बहुत सोने और पैसे मिलते हैं। हमारे माँ पिताजी दूर नहीं है, हमारे पास ही है। वो हमें इस तरह से रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं है, इतना सोना और पैसा लेके हम क्या करेंगे? गरीब बच्चों के लिए हम स्कूल बनाएंगे, अनाथ बच्चों के लिए हम अनाथ आश्रम बना के देंगे उन्हें, और इस तरह लोगों की सेवा करेंगे। क्या कहते हैं? अब मैं क्या कहूँ, अनामिका की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती है। जैसा तुमने कहा, हम स्कूल बनाएंगे, घर बनाएंगे और जन सेवा में खर्च करेंगे। वो उस छोटे से घर की मरम्मत करते हैं। वहाँ उन्होंने आश्रम और अनाथालय बना और लोगों की इस तरह सेवा करने लगे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। उधर शारदा और प्रसाद को बच्चों से ज्यादा रुचि पैसों में थी, इसीलिए वो अय्याशी किए जा रहे थे। फिर कहते हैं ना, पाप का फल। प्रसाद को ऐसी अनजानी बीमारी हुई जिसका कोई इलाज नहीं था। आखिरी पलों में बेटे बहू का ख्याल आया और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में एक बड़े चोर ने आक्रमण किया और घर को कब्जा करके शारदा को घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन रमेश और अनामिका जो अनाथालय बनाए थे वहाँ वो जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में शारदा को देखा जो कई दिनों से बिना खाए पिए सड़क पे पड़ी थी। सासू माँ। अनामिका वहाँ आके बहुत ही स्नेह के साथ अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम ले जाती है। उसने हर तरह की सेवा की। अपनी सेवा और प्यार से उसने शारदा को सामान्य इंसान में बदल दिया। ये देखकर शारदा रो पड़ी। अनामिका का हाथ पकड़ के वो पश्चाताप करने लगी। मुझे माफ कर देना, पैसों के लालच में मैंने धोखा दिया, बहुत बड़ी भूल हो गई। वो तहे दिल से उनसे माफी मांगी। रमेश को जब अपने पिता के बारे में पता चला उसे बहुत दुख हुआ, पर इस बात की खुशी थी कि माँ बदल गई।